नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और साइप्रस के बीच द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने का आह्वान किया। कहा, दोनों देशों के बीच सहयोग में विकास की अपार संभावनाएं। प्रधानमंत्री आज राजधानी निकोसिया में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडीस से बातचीत करेंगे। जाति गणना के साथ भारत की 16वीं जनगणना के लिए सरकार आज गजट अधिसूचना जारी करेगी। गृहमंत्री अमित शाह ने जनगणना तैयारियों की समीक्षा की। एयर इंडिया विमान दुर्घटना में डीएनए जांच के जरिए गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी सहित 80 मृतकों की पहचान हुई। 33 शव परिजन को सौंपे गए। ईरान में बढ़ते तनाव के बीच भारतीय छात्रों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है और मौसम विभाग ने पश्चिमी तट पर मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। समाचार प्रभात के साथ मैं सिद्धार्थ सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के साथ आर्थिक संबंध मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया है। साइप्रस यात्रा के दौरान श्री मोदी ने व्यापार पर आयोजित विचार विमर्श को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 23 वर्ष में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली साइप्रस यात्रा और व्यापार जगत से चर्चा दर्शाती है कि साइप्रस से आर्थिक संबंध भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि साइप्रस लंबे समय से भरोसेमंद साझेदार रहा है। साइप्रस लंबे समय से हमारा विश्वसनीय पार्टनर रहा है और भारत में यहाँ से उल्लेखनीय निवेश भी हुआ है। कई भारतीय कंपनियों ने भी साइप्रस को यूरोप का गेटवे के रूप में ही देखा है। आज आपसी व्यापार $150 मिलियन पहुंच गया है, लेकिन हमारे रिश्तों की वास्तविक क्षमता इससे बहुत अधिक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत समुद्री और बंदरगाह विकास, पोत विनिर्माण जैसे क्षेत्रों पर विशेष रूप से ध्यान दे रहा है। मैरीटाइम और पोर्ट डेवलपमेंट पर हमारा फोकस है। हम शिप बिल्डिंग और शिप ब्रेकिंग को भी प्राथमिकता दे रहे हैं। इसके लिए एक नई पॉलिसी भी लाई जा रही है। सिविल एविएशन सेक्टर में भी तेजी से ग्रो कर रहा है। भारतीय कंपनियों ने 1000 से ज्यादा एयरक्राफ्ट उसका नया ऑर्डर दिया है। प्रधानमंत्री ने बुनियादी सुधारों के जरिए भारत में आ रहे बदलावों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र एक कर की अवधारणा के तहत माल और सेवा कर जीएसटी लागू किया गया है। कॉरपोरेट कर दरों को तर्कसंगत बनाया गया है और अनेक पुराने विधान हटाए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में भारत में डिजिटल क्रांति आई है और वित्तीय समावेशन वैश्विक उदाहरण बन गया है। पिछले 10 वर्षों में डिजिटल रिवॉल्यूशन आया है। फाइनेंशियल इंक्लूजन एक मिसाल बना है। यूपीआई के माध्यम से आज विश्व का 50% डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में होता है। फ्रांस जैसे कई देश इससे जुड़े हैं। साइप्रस को भी इससे जुड़ने के लिए बात चल रही है और मैं इसका स्वागत करता हूं। श्री मोदी ने भविष्य में विकास को गति देने की उपायों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन, क्वांटम सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज और परमाणु ऊर्जा मिशन जारी हैं। उन्होंने गुजरात के गिफ्ट सिटी में साइप्रस स्टॉक एक्सचेंज और भारत के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बीच समझौते की सराहना की तथा इसे सीमा पार वित्तीय सहयोग की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजधानी निकोसिया में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडीस से मिलेंगे। प्रधानमंत्री के साथ वार्ता पर गए हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साइप्रस की ऐतिहासिक यात्रा 2 दशकों से अधिक समय के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है। ये दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों में एक नए युग की शुरुआत है। श्री मोदी का लारनाका हवाई अड्डे पर साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडीस ने गर्मजोशी से स्वागत किया, जिसके बाद लेमेसोस में भारतीय समुदाय ने उनका भव्य स्वागत किया। एक गोलमेज बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यात्रा का पहला कार्यक्रम आर्थिक संवाद है, जो दिखाता है कि भारत साइप्रस साझेदारी के लिए व्यापार और निवेश कितने महत्वपूर्ण है। आज के एजेंडे में निकोसिया में औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता शामिल है, जिसमें व्यापार, शिक्षा, डिजिटल सहयोग, भारत यूरोपीय संघ साझेदारी और भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ये यात्रा दोनों लोकतंत्रों के बीच रणनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक सहयोग को गहरा करने के लिए दृढ़ता के ट्रैक पर है। साइप्रस से राजा दिरई की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
श्री मोदी साइप्रस से कनाडा के कानानास्किस जाएंगे, जहां वे प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के निमंत्रण पर G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। G7 शिखर सम्मेलन के बाद प्रधानमंत्री मोदी क्रोएशिया जाएंगे और वहां के राष्ट्रपति जोरान मिलानोविक और प्रधानमंत्री आंद्रे प्लेनकोविक के साथ बैठक करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में केंद्रीय गृह सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जनगणना संबंधी तैयारियों की समीक्षा की। श्री शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जनगणना की गजट अधिसूचना आज जारी की जाएगी। इस जनगणना में पहली बार जाति गणना भी शामिल होगी। गृहमंत्री ने कहा कि 34 लाख संगणक और सुपरवाइजर तथा लगभग 1,30,000 जनगणना कर्मी अत्याधुनिक मोबाइल डिजिटल उपकरणों के साथ ये अभियान संचालित करेंगे। जनगणना 2 चरणों में पूरी की जाएगी। पहले चरण में प्रत्येक घर की स्थिति, परिसंपत्तियां और सुविधाओं संबंधी जानकारी दर्ज की जाएगी। दूसरे चरण में आबादी की गणना, जनसांख्यिकी, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और प्रत्येक व्यक्ति से संबंधित अन्य विवरण दर्ज किया जाएगा। स्वतः संगणना का प्रावधान भी उपलब्ध कराया जाएगा। डेटा संग्रह और भंडारण के समय डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े उपाय किए जाएंगे। अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान दुर्घटना के 3 दिन बाद अस्पताल प्रशासन ने हादसे में मारे गए 80 मृतकों की पहचान की पुष्टि की है। इनमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी शामिल हैं। अहमदाबाद सिविल अस्पताल के अपर अधीक्षक डॉक्टर रजनीश पटेल ने मीडिया को इसकी जानकारी दी। 80 डेड बॉडीज का शिनाख्त एंड DNA मैचिंग हो गया है। उनके रिश्तेदार से 100% कांटेक्ट हो गया है कि वो उनकी हिसाब से उनका डेड बॉडी लेने के लिए आएंगे। 33 डेड बॉडीज जो थे मैच हुए थे वो सबमिट करके वो ले गए हैं। गुजरात सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के दुखद निधन पर आज राजकीय शोक की घोषणा की है। आज शाम राजकोट में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। विजय रूपाणी 2016 से 2021 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। अहमदाबाद विमान दुर्घटना की जांच के लिए सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति की पहली बैठक आज दोपहर नई दिल्ली में होगी। केंद्रीय गृह सचिव बैठक की अध्यक्षता करेंगे। समिति 3 महीने में अपनी रिपोर्ट देगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। ईरान और इजरायल के बीच युद्ध चौथे दिन भी जारी है। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक गतिविधियां जोरों पर हैं। सैन्य हमलों में अनेक लोग मारे गए हैं और बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। ईरान ने इजरायली शहरों पर मिसाइल हमला शुरू कर दिया है। हाइफा पर रॉकेट हमले में इजरायल की राष्ट्रीय आपातकालीन सेवा के 15 लोग घायल हो गए। इजरायली सेना ने तेहरान, शिराज और इस्फहान जैसे शहरों में रक्षा मंत्रालय के सैन्य ठिकानों पर हमला किया। इजरायल ने परमाणु कमान और नियंत्रण केंद्र तथा प्रमुख ऊर्जा केंद्रों की पहचान कर 250 से ज्यादा ईरानी ठिकानों को निशाना बनाया है। ईरानी अधिकारी मौजूदा इजरायली हमलों के बीच अमेरिका के साथ बातचीत को अनुचित बता रहे हैं। ईरान ने ओमान में होने वाली परमाणु वार्ता में भाग लेने से भी मना कर दिया है। एक रिपोर्ट। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने परमाणु समझौते के लिए तत्परता का संकेत दिया है, जो ये सुनिश्चित करेगा कि ईरान हथियारों के विकास को आगे न बढ़ाए। उन्होंने कहा कि देश ऐसे किसी भी समझौते को स्वीकार नहीं करेगा जो उसे परमाणु अधिकारों से वंचित करे। ईरान ने कतर और ओमान से संपर्क किया है और उनसे युद्ध विराम वार्ता को सुविधाजनक बनाने के लिए अमेरिका के साथ मध्यस्थ के रूप में काम करने का अनुरोध किया है। वहीं सऊदी अरब कथित तौर पर स्थिति को संभालने के लिए कूटनीतिक प्रयासों में शामिल है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति की संभावनाएं जताई हैं। वैश्विक नेताओं के संघर्ष को मध्य पूर्व के बाकी हिस्सों में फैलने से रोकने की तत्काल आवश्यकता जताने के बाद अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक प्रयासों में तेजी आई है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी। इजरायल में भारतीय दूतावास ने पश्चिम एशिया में तनाव को देखते हुए भारतीय समुदाय के सदस्यों के लिए परामर्श जारी किया है। दूतावास के सोशल मीडिया पोस्ट के अनुसार तेल अवीव में भारतीय दूतावास भारतवंशियों के लगातार संपर्क में है। इनमें स्वास्थ्यकर्मी, श्रमिक, विद्यार्थी, व्यवसायी और पर्यटक शामिल हैं। इनकी सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। इजरायली अधिकारियों के साथ स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है और नियमित रूप से भारतीयों से संपर्क किया जा रहा है। आपात संपर्क के लिए टेलीफोन नंबर हैं 972-54752-0711 और 972-543278392।
आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे साइबर धोखाधड़ी ऑनलाइन घोटालों से सुरक्षा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की साइबर धोखाधड़ी रोकथाम इकाई के निदेशक लेफ्टिनेंट कर्नल बादल कौशिक और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ गुलशन राय इस परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता कार्यक्रम के दौरान अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। टेलीफोन नंबर है 011-2342-1050 और 011-2331-4444 तथा व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। मौसम विभाग ने देश के पश्चिमी तट पर तेज से बहुत तेज वर्षा की गंभीर चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आर.के. जीनामणि ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और गुजरात में अगले 2 दिन तेज हवाएं चलेंगी, साथ ही गरज के साथ वर्षा की संभावना है। भारी बारिश जो है कोंकण, गोवा और कोस्टल कर्नाटक, केरल में अभी भी चल रहा है। और अगर हेवी रेन का वार्निंग बोले पश्चिम का जो तट है महाराष्ट्र का, कर्नाटक का और केरल के लिए हम लोग जारी किया है 2 दिन के लिए। और बाकी जो हेवी रेनफॉल वार्निंग है ऑरेंज कलर उड़ीसा, गुजरात, इस सब जगह के लिए। पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, इसी में तेज हवा चलने का संभावना है। अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं वीरेंद्र कौशिक। अल्टीमेट टेबल टेनिस सीजन 6 के ग्रैंड फिनाले में मुंबई की यू मुंबा ने कल रात जयपुर पैट्रियट्स को 8-4 से हराकर पहली बार खिताब जीता। लिलियन बार्डरेट और बर्नेट सजोक्स की शुरुआती जीत से यू मुंबा को एक मजबूत शुरुआत मिली। इससे पहले सजोक्स ने आकाश पाल के साथ मिलकर मिक्स डबल्स में 3-0 से जीत हासिल की और इसके बाद किशोर अभिनंदन पीबी की चौथे दौर में एक शानदार जीत के साथ यू मुंबा ने खिताब अपने नाम किया। आकाश पाल और बर्नेट सजोक्स को फाइनल के लिए भारतीय और विदेशी खिलाड़ी चुना गया। जीत चंद्रा को शॉट ऑफ द फाइनल से सम्मानित किया गया। मुक्केबाजी में भारतीय मुक्केबाज निशांत देव ने न्यूयॉर्क में सुपर वेल्टरवेट मुकाबले में जोसु सिल्वा को 60-54 से हराकर दूसरा पेशेवर मुकाबला जीत लिया है। हाल ही में 24 वर्षीय निशांत ने अपने पहले मैच के पहले दौर में ही एल्टन विगिंस के खिलाफ जीत हासिल की थी। और तीरंदाजी में आगामी विश्व कप चौथा चरण और विश्व चैंपियनशिप के चैन ट्रायल में बेहतरीन प्रदर्शन करने वालों में महाराष्ट्र की 15 वर्षीय गाथा खड़के और श्रवरी शेंडे शामिल रही, जिन्होंने दीपिका कुमारी और अंकिता भक्त के बाद 4 सदस्यीय महिला रिकर्व टीम में जगह बनाई। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं रवि कपूर। धन्यवाद सिद्धार्थ। केदारनाथ के पास हेलीकॉप्टर क्रैश, पुणे में इंद्रायणी नदी पर बने पुल के ढहने और हरियाणा से बिहार जा रही एम्बुलेंस के पिकअप से टकराने की खबर को लगभग सभी अखबारों ने अपनी सुर्खी बनाया है। दैनिक ट्रिब्यून ने हादसों का रविवार शीर्षक से लिखा है, नभ जल थल में मौत का बवंडर। हरिभूमि ने कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, भारत की G7 में भागीदारी से निकलेंगे कई संदेश। विश्व बिरादरी की नजर पीएम मोदी पर। भारत को 2019 से लगातार अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साइप्रस यात्रा को भी अखबारों ने विस्तार से दिया है। देशबंधु लिखता है, प्रधानमंत्री मोदी ने भव्य स्वागत के लिए साइप्रस के राष्ट्रपति का आभार जताया। जनसत्ता ने आस शीर्षक से लिखा है, पहलगांव में धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा है पर्यटन। आतंकी हमले के बाद ठप हो गया था कारोबार। दोबारा पर्यटन में आई तेजी से व्यापार से जुड़े लोगों में खुशी। अमर उजाला ने अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन के हवाले से लिखा है, धूप का पर्याप्त सेवन नहीं करने से लोगों में विटामिन डी की कमी आम। धन्यवाद रवि। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और साइप्रस के बीच द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने का आह्वान किया। कहा, दोनों देशों के बीच सहयोग में विकास की अपार संभावनाएं। प्रधानमंत्री आज राजधानी निकोसिया में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडीस से बातचीत करेंगे। जाति गणना के साथ भारत की 16वीं जनगणना के लिए सरकार आज गजट अधिसूचना जारी करेगी। गृहमंत्री अमित शाह ने जनगणना तैयारियों की समीक्षा की। एयर इंडिया विमान दुर्घटना में डीएनए जांच के जरिए गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी सहित 80 मृतकों की पहचान हुई। 33 शव परिजन को सौंपे गए। ईरान में बढ़ते तनाव के बीच भारतीय छात्रों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है और मौसम विभाग ने पश्चिमी तट पर मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।